In chordates like reptiles, birds, and prototherian mammals, blastula is a disc-shaped structure called as blastocyst. The cellular layer formed of blastomeres remains as blastoderm. The central part of blastoderm gives rise to embryo proper, while the peripheral portion does not take part in the formation of embryo. This peripheral part is known as extraembryonic region. This region takes part in the formation of certain membranes called extraembryonic membranes. So we are going to discuss about extraembryonic membranes in chicks. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Now, what are these extraembryonic membranes? The blastoderm in amniotes not only give rise to the embryo but also to certain structures that lie outside the embryo. They have evolved to enable the birds to lay eggs on land and the eggs to develop on dry land. एमनियोट्स क्या है? जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, उसमें जो ब्लास्टोडर्म है वो सिर्फ एम्ब्रियो को ही नहीं बनाता है, बल्कि कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं एम्ब्रियो के बाहर जो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी कारण से क्या है कि बर्ड्स जो हैं वो लैंड पर एग्स दे पा रहे हैं। दिस इज़ एन एडेप्टेशन दैट द बर्ड्स ले एग्स ऑन लैंड, और लैंड के ऊपर जो ये एग्स हैं ये डेसिकेट होने से भी बच जाते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ हार्ड शेल होता है और अंदर जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो प्रोटेक्टेड होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। और इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी और टेरेस्ट्रियल वातावरण होने के बावजूद एग्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। So, extraembryonic membranes are those extraembryonic structures which are formed from extraembryonic tissues but lie outside the developing embryo. जो ब्लास्टोमियर्स जो हैं, ब्लास्टोडर्म जो है प्रॉपर एम्ब्रियो का राइज करता है, यानी एम्ब्रियो जो है वो ब्लास्टोडर्म से बन रहा है। तो इसमें क्या है कि जो पेरिफेरल पार्ट जो है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन जिसको हम कहते हैं, वो कुछ मेम्ब्रेन्स बनाते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन वगैरह में एम्ब्रियो की मदद करते हैं। So these are the membranes which do not form any part of the embryo proper but performs various functions which assist in the development of the embryo. इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट में इनका कोई फंक्शन नहीं होता है बल्कि उसको असिस्ट करने में, जैसे कि एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में वो हेल्प करते हैं। एंड दीज आर डिस्कार्डेड एट द टाइम ऑफ हैचिंग। दीज मेम्ब्रेन्स फॉर्म्ड आउटसाइड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बाहर की तरफ यानी पेरिफेरल में बनते हैं ये। यू कैन सी इन दिस एम्ब्रियो जो है वो ब्लैक में दिखाई दे रहा है, चारों तरफ लाइनिंग्स जो है कलर्ड लाइनिंग्स में जो लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, दोस आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। The vertebrate groups whose eggs contain extraembryonic membranes for protecting the embryo are known as amniotes. Amniotes हम किसको कहते हैं, जिसमें extraembryonic membranes embryo को protect कर रहा है। And these vertebrate groups they lay eggs on land. तो इसमें आते हैं reptiles, birds और mammals. Anamniotes कौन से होते हैं? These are the vertebrate groups whose eggs do not contain extraembryonic membranes during embryonic development. They lay eggs in the water. ये वो वर्टिब्रेट ग्रुप है जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं और ये पानी में अंडे देते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है फिश और एम्फीबिया। सो व्हाट आर एमनियोट्स? दे आर द टेट्रापोड्स। चार पैर वालों को हम टेट्रापोड्स कहते हैं। तो इसमें आते हैं द वर्टिब्रेट्स दैट आर नॉट फिश, जो फिश नहीं हैं। तो कौन से आएंगे? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। द टेट्रापोड्स दैट आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाटर लिविंग, वो एमनियोट्स में आते हैं। तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप आएगा? रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। So this is an important adaptation for terrestrial life.
एम्फीबियंस क्या है, पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, इसीलिए अंडे देने के लिए वो पानी में चले जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ को लीड करने के लिए जो एडेप्टेशन है वो है एमनियोट्स का, एंड these include the tetrapods except amphibians, which are reptiles, birds, and mammals. Now, what are the four types of the extraembryonic membranes in the birds? These are yolk sac, amnion, chorion, and allantois. Now, you can see in this एम्ब्रियो जो बन रहा है बीच में पर्पल में दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ जो ग्रीन लाइनिंग का जो सैक है दैट इज नोन एज द एमनियन, ये प्रोटेक्शन देता है ये। और जो पर्पल कलर में चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो है कोरियन, और इसके एम्ब्रियो के साइड से जो निकल रहा है वो है एलेंटॉइस, नीचे की तरफ योक सैक। Now this yolk sac, it is formed from the splanchnopleura. क्या है ये, इनर एंडोडर्म और आउटर मेसोडर्म के बीच में बनता है ये। वेल डेवलप्ड इन एनिमल्स विथ मेगालेसिथल एग एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरिया। जो मेगालेसिथल एग्स क्या, बड़े जिसके अंदर योग काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, उसमें जो है ये योग सैक अच्छा वेल डेवलप्ड होता है। These are formed completely on the 9th day of incubation. ह्यूमन में ये वेस्टिजियल होता है क्योंकि वहाँ वो प्लासेंटा के द्वारा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, इसीलिए योग जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। बट जो मेगालेसिथल एग्स है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरिया के, इसमें योग सैक अच्छा वेल डेवलप्ड होता है। Now what are the functions of yolk sac? It surrounds the yolk. Its main function is in digestion. It serve as extra embryonic gut. Extra embryonic gut का काम करता है, जो हमारा एलिमेंट्री सिस्टम है उसकी तरह जो है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ yolk एंड ट्रांसफर द डाइजेस्टेड मटेरियल टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन प्राप्त करवाता रहता है। एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द एम्ब्रियो। फॉर्म yolk sac placenta in marsupials. Marsupials में yolk sac placenta बनाता है ये। Next layer is the amnion. It is formed of somatopleura, inner ectoderm and outer mesoderm से बनता है ये। It surrounds the embryo. Embryo को चारों तरफ से surround करता है। It appears after 30 hours of incubation. Incubation के 30 घंटे बाद जो है ये amnion appear होने लग जाता है, बनना शुरू हो जाता है। Amniotic cavity is present between the amnion membrane and the embryo, which filled which is filled with the amniotic fluid. In this fluid filled cavity embryo floats. ये जो amnion जो चारों तरफ से एम्ब्रियो को घेर के रखता है, तो उससे क्या है कि उसके अंदर एक कैविटी डेवलप होती है एम्ब्रियो के और एमनियन लेयर के बीच में, जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। तो एक तरह से एम्ब्रियो जो है उस पानी में तैरता हुआ सा रहता है, एंड देयरफॉर दिस एमनियन गिव्स प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो द फंक्शन इज दैट प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड डेसिकेशन। सड़ने खराब होने से बचाता है और किसी भी तरह का मैकेनिकल इंजरी से वो, और शॉक्स जैसे एकदम झटका जो लगता है, अंडा जो है इधर उधर गिरे हिले, so this amniotic fluid, it acts as shock absorber. It protects from sudden temperature changes. टेम्परेचर क्योंकि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, इसीलिए जो है ये एमनियन की वजह से ही जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट कम्स कोरियन। कोरियन इट इज फॉर्म्ड ऑफ सोमेटोप्लेरा, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर मेसोडर्म से बनता है ये। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री, चारों तरफ जो है बाउंड्री के तौर पे रहता है। The space between amnion and chorion is called chorionic cavity, which further provides protection to the embryo. जो एमनियन और कोरियन के बीच में जो कैविटी है उसको कोरियोनिक कैविटी कहते हैं, और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। तो इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियंस, कोरियन along with allantois acts as extra embryonic lung and helps in exchange of gases. तो क्योंकि ये कोरियन जो है बिल्कुल बाहर पेरिफेरी पे रहता है ये,
तो ये लंग्स की तरह काम कर सकता है अच्छे से, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान उसके थ्रू होता रहता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। कोरियोनिक कैविटी जो है उसकी वजह से प्रोटेक्शन भी एम्ब्रियो को मिलता रहता है। Allantois, this is formed of splanchnoplura, inner endoderm and the outer splanchnic mesoderm. It is connected with the hindgut of the embryo. Embryo के hindgut से जुड़ा हुआ रहता है. It develops on the third day of incubation from the floor of hindgut as a outgrowth. hindgut में से जो है एक थैली की तरह से लटकता हुआ दिखाई देता है, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में जो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, हेड दिखाई दे रहा है इसका, और इसका जो गट है उसमें से निकल रहा है एक प्रोट्यूबरेंस, थैली सा, पाउच सा निकलता है एलेंटॉइस। जैसे जैसे एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल उसमें इकट्ठा होता चला जाता है, वैसे वैसे वो एलेंटॉइस जो है वो बड़ा होता है। और जो कोरियन और एमनियन है, ये दोनों आपस में टच होते हैं ऊपर की तरफ एनलार्ज होकर के, और एमनियन जो है चारों तरफ से एम्ब्रियो को कवर कर लेता है, और कोरियन जो है वो पूरे एग को चारों तरफ से पेरिफेरी से घेर लेता है। नीचे जो योक मटेरियल है, जो भोजन उसके अंदर स्टोर्ड एग के अंदर है, वो योक सैक के अंदर रहता है। हियर यू कैन सी द योक सैक। जैसे जैसे योक सैक छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर के डेवलपिंग एम्ब्रियो को दिया जा रहा है, और वैसे वैसे जो एक्सक्रीशन हो रहा है या वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, तो एलेंटॉइस जो है वो बड़ा होता जा रहा है। हियर यू कैन सी कोरियन जो है, चारों तरफ जो ब्लू कलर का लाइन है वो है कोरियन, और एम्ब्रियो सेंटर में है, उसके चारों तरफ एमनियन से घिरा हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड से वो प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी की तरह जो पदार्थ है वो उस एम्ब्रियो को शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और उसको डेवलप होने में हेल्प करता है। एलेंटॉइस जो एक्सक्रीशंस है, रेस्पिरेशन है, इन सब में हेल्प करता है ये। हियर यू कैन फर्दर समराइज कि क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से लेयर हैं। 4 लेयर्स होते हैं: एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। थैंक यू सो मच।